3 to 4 minutes। मेरा भी नाम है इसमें। हाँ है। मान्यवर, मैं आपका हाँ, आपका भी है। धन्यवाद दूंगा। आपने अति महत्वपूर्ण किसानों की खाद, बीज और अन्य समस्याओं पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं बारंबार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, अधिष्ठाता महोदय आप भी उसी क्षेत्र से हैं। हमारे यहाँ गन्ने की फसल प्रमुखता से है और पूरी पट्टी हमारी लेकर गाजियाबाद का एरिया, हापुड़ का एरिया, मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, ये पूरी पट्टी गन्ने की है। और गन्ने की खेती में ये परेशानी, दिक्कत लास्ट में आती है। लगभग 95% गन्ने के किसान ऐसे हैं जिनकी गन्ने की छिलाई जब हो जाती है उसके बाद गेहूं की बुआई होती है। और इस समय भयंकर रूप से खाद की, यूरिया और डीएपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में पिछले 1 साल से खाद के ऊपर भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। कई जगह से तो ऐसे भी खबरें आई कि लोग लाइनों में खड़े खड़े 24 घंटे 36 घंटे बीत गए, टोकन दिए गए, लाठीचार्ज हुई और अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के भयंकर तरीके से डीएपी और यूरिया की कमी है। लेकिन सरकार हमेशा इसको डिनाय करती है। मेन इसमें इश्यू ये है, जो इसमें सबसे जरूरत की चीज है, किस कारण से कमी हो रही है। एक तो विदेश से जो हमारे यहां पर आयात होता है वो चाइना से होता है सबसे ज्यादा। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से वो चीज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन बड़ा कारण ये भी है कि सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने के लिए बोल रही है, जिसका मान्यवर किसानों के यहां पर रिजल्ट 0 है। लेकिन सरकार जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपकर इफको के या किसी अन्य लोगों के कहने के बाद में वहां के जो आपकी दुकानें हैं, सोसाइटियां हैं, उनमें जबरदस्ती नैनो भेज दी है। किसान उसको खरीदना नहीं चाहता, उसका मान्यवर रिजल्ट नहीं है, जिस कारण से बड़ी भयंकर दिक्कत और परेशानी का सामना हम लोगों को वहां पर करना पड़ रहा है। क्योंकि हम गन्ने की खेती करते हैं, साल में एक बार पेमेंट होता है। जब 12 महीने फसल खड़ी हो जाती है, आदमी बोता है, छीलता है, सारी चीजें करता है, ढुलाई होती है, उसके बाद पेमेंट होता है। इस कारण से बीच बीच में जैसे जरूरत पड़ती है उसमें भयंकर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये हमारे मेरठ का मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे ही रैक उतरती है वैसे ही यूरिया और डीएपी के माफिया अलग अलग जिलों से जो बड़ा व्यापार करते हैं, बड़े बड़े उस तरह के व्यापारी वहां से किसानों का माल लेकर और उसको ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। और इतनी भयंकर दिक्कत का सामना वहां पर सोसाइटियों पर किसानों को करना पड़ता है। मैं मान्यवर अपने मेरठ के एआर के पास गया किसानों की समस्या लेकर। जब सदन चल नहीं रहा था, पिछले 2 महीने पहली बातें हैं, मैं जैसे ही एआर के ऑफिस में पहुंचा, एआर को कोटा भी नहीं पता था कि कितना कोटा उनका फिक्स है, किस सोसाइटी पर कितना खाद जाना है, किसी सोसाइटी पर ज्यादा खाद, किसी सोसाइटी पर कम खाद। कई लोग सिफारिश करते हैं, कहते हैं, बताते हैं, तब जाकर इस चीज की पूर्ति होती है। लेकिन इसके लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। मान्यवर, जहां पर आलू की खेती के किसान हैं, पूरा चले जाइए, एटा, कासगंज, आगरा, सिकोहाबाद, कन्नौज तक बड़ी बेल्ट है आलू की। अभी आलू का आखिर चल रहा है बोने का, आलू ज्यादातर बूझ चुका है, लेकिन उसमें जो इस्तेमाल हुआ उसके लिए भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ा। जैसे मान्यवर बुंदेलखंड में जाएंगे, चित्रकूट में, कन्नौज में और आपके ये पूरी पट्टी में ललितपुर तक, जालौन तक, वहां पर बड़ी संख्या में मटर के किसान हैं। सारे किसान त्राई करते रहे, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथी बैठे हैं चित्रकूट के, भारी किल्लत होती है। विधायक इधर की तरफ के भी खूब सिफारिश करते हैं, अधिकारियों को बताते हैं, सूचनाएं देते हैं, जल्दी खत्म कर लीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है। लेकिन उसका कोई चीज का पता बंदोबस्त नहीं हो पाता। मान्यवर,
मैं आपसे एक चीज और कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मान्यवर ये जो प्लाईवुड है, इस प्लाईवुड में यूरिया बड़ी संख्या में व्यापारी लेके चले जाते हैं जो प्लाईवुड के कारोबारी हैं, और उस कारण से भी यूरिया की कई जगह कमी देखने के लिए पड़ती है। और हम जिस जगह के रहने वाले हैं, कई बार आपका समय खत्म हो गया बस है। एक मिनट और बोल नहीं, आधा मिनट, बस आधा समय मिनट। खत्म हो गया आपका। मान्यवर जिस जगह पे हम लोग बोल रहने वाले पाएंगे। हैं, वहां पर जहां एमओपी और डीएपी की बात हम लोग कर रहे थे, बड़ी संख्या में ऐसी स्थिति हो गई है कि किसान बर्बरता का आलम आया पड़ा। ठीक है, और ऐसे समय पर हम माननीय लोग पंकज निवेदन मलिक करते जी, हैं आपसे कि कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की जाए जिससे ये चीज आगे की तरफ बढ़ जाए। धन्यवाद। ऐसी हालत है, ऐसी माननीय हालत पंकज है, जी। खेत सूखे हैं, आंखों में पानी भराया है, माननीय पंकज जी, आप खाद बोलिए। नहीं मिली हो गया उनका फिनिश। तो बीज भी घबराया है, कागजों में माननीय पंकज जी। योजनाएं हैं, जमीन पर सन्नाटा है, किसान पूछे सरकार से मेरा हक क्यों मारा है। धन्यवाद मान्यवर। माननीय पंकज, आपने बोलने का, किसान के मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, आज किसान की स्थिति बहुत खराब है, परिस्थितियां विपरीत है। किसान मेहनत करता है, चाहे गेहूं का किसान हो, धान का किसान हो, गन्ने का किसान हो, आलू का किसान हो, पूरी मेहनत के साथ काम करता है। समय पे उसे अगर खाद की आवश्यकता होती है तो खाद समय से नहीं मिल पाता, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जब किसान किसी भी फसल की बुआई करता है तो उसे डीएपी की आवश्यकता पड़ती है। मान्यवर, सिस्टम इतना खराब है, जब डीएपी की आवश्यकता पड़ती है तब डीएपी नहीं मिलता, चाहे गेहूं का किसान हो, आलू का किसान हो, गन्ने का किसान हो। मान्यवर, जब यूरिया की आवश्यकता होती है तब यूरिया नहीं मिलता। पिछली बार भी, आज माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था और ये कहा था कि जो हम कहें उसकी जांच करा करके कार्रवाई करिए। खाद के नाम पे लूट हो रही है। मान्यवर, इतनी खराब स्थिति है। आज जब डीएपी खरीदने के लिए किसान जाता, दुकानदार डीएपी के साथ 14% वाला पोटेशियम, जिसमें पोटास देता है लोकल ब्रांड का, ये जांच का विषय है। मान्यवर, चाहिए 60% से ज्यादा वाला जो आईपीएल के नाम से भी बेचा जाता है, और सरेआम कालाबाजारी की जाती है, सरेआम। इसकी कीमत इन्होंने रखी है 700 रुपए, पहले कीमत थी बहुत कम, अब बढ़ा दिया, 1800 कर दिया, 700 से 1800 कर दिया, जबकि इसकी लागत बैठनी चाहिए 300 रुपए, इससे ज्यादा बैठनी नहीं चाहिए। और जिसमें 60% से ज्यादा पोटास होता है। मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है, किसान को लूटा जा रहा है। लोकल का पोटास अगर आप देखें तो 6500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ रहा, खराब स्थिति है। मान्यवर, अगर मैं गन्ने के किसान की बात करूं, आज भी बजाज शुगर मिल, जितनी भी शुगर मिल है, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, जितनी भी शुगर मिल है, गन्ने का भुगतान आज भी बकाया है। अभी हम लोगों ने सवाल लगाया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इतना इतना भुगतान बकाया। मान्यवर, सिमोली में 37% किया गया है। ये बात करते हैं, दावा करते हैं कि गन्ने के किसान का आंसू पहुंचने की बात करते हैं। मान्यवर, कुल 37% किया है, बाकी बकाया। मोदी शुगर मिल का भी लगभग 40% के आसपास बकाया, नहीं 55 से 60% बकाया है। यदु ग्रुप 98 करोड़ रुपए बकाया है, चाहे मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बहुत खराब स्थिति है। मान्यवर, सोसाइटियों पे लूटा जाता है। जब उपकरण देने की बात आती है तो अपने चहेते लोगों को उपकरण दे दिए जाते हैं। बहुत खराब स्थिति है, किसान की कोई पूछने वाला नहीं है। कल बड़ी भावुक बात कर रहे थे, कल चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे थे। मुझे बता दे, किसी भी हिसाब से बता दे कि गन्ने का किसान किस तरह से 400 रुपए आप दे रहे हैं। आप सारी स्थिति देख लीजिएगा, महंगाई को देखिएगा, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसान का लागत मूल्य जाता है पर ज्यादा है, लेकिन उसे मिलता कम है। मान्यवर सही कह रहे हैं, जल्दी खत्म कर लीजिए माननीय सदस्य। मान्यवर, कोल्लू पे, आप तो खुद किसान परिवार में हैं, कोल्लू पे 450, 500, 525 तक भाव दिया जा रहा है। ये 400 रुपए देकर के खुश है। 30% 30 रुपए बढ़ाए, किस आधार पर 30 रुपए बढ़ाए? अरे नकली खाद बिक रहा है, किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। मान्यवर,
सोचना चाहिए और आज घोषणा करें। कल चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे थे, अभी तो 1.5 मिनट रह रही है मान्य, 1.5 मिनट। कल चौधरी साहब को याद कर रहे थे, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, संकल्प लेकर के जाइएगा कि वास्तविकता में किसान क्या है, दुगनी करने का काम करेंगे। कोई कागज पेश कर दीजिए जिसमें आप बता सके, आप सिद्ध कर सके कि किसी भी किसान की आय दुगनी करने का काम आपने किया। किसान को सिर्फ लूटने का काम किया। घटतौली के नाम पे लूटा जाता है, खाद के नाम पे लूटा जाता है, पर्चियों में दिक्कत पैदा करते हैं मान्यवर। और किसान, पहले तो ऐसा होता था, मिलों की दादागिरी चलवा दी इन्होंने। आज सरकार किसानों की नहीं है, मिलों की सरकार है। पहले मिलें रास्ता बनाया करती थी जिससे गन्ना जाता था या किसान जाता था। पहले मिलें दुर्घटना में मदद क्या करती थी किसान की, आज कोई मतलब नहीं है। आज ऐसी स्थिति बताइए, स्पष्ट करे कि बजाज शुगर मिल का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? सिमोली का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा? सहारनपुर में, मेरठ में, बागपत में क्यों नहीं हो पा रहा, बताइए। कोई जवाब इनके पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान को लूटने का और ठगने का काम करते हैं। अभी भी धन्यवाद, धन्यवाद। समय बाकी मान्य किसान की बात कर रहा हूँ, मान्य अधिष्ठाता महोदय, किसान की बात कर रहा हूं। पूछना चाहता हूं, इनका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं कि आप 400 रुपए करके खुश मत हो। आप 400 रुपए करके खुश मत हो, महंगाई बहुत ज्यादा। आज बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहा किसान, बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा, बहुत खराब स्थिति है। बस खत्म कर लीजिए, फिर आपके सदस्य हैं, महिला सदस्य, उनका नंबर कट जाएगा। धन्यवाद। माननीय सईदा खातून जी, जल्दी खत्म कर लीजिए। पे बोलने का मौका मिला। अध्यक्षता महोदय, मैं आज इस सदन में अपने देश और प्रदेश की रीढ़ किसान और कृषि व्यवस्था पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। किसान केवल अन्नदाता नहीं है, बल्कि वो हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खाद्य सुरक्षा का आधार है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। माननीय अध्यक्षता महोदय, आज किसानों को बढ़ती खाद, बीज, खासकर खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। डीजल और बिजली की महंगी दरें, समय पर पानी और सिंचाई की कमी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य न मिल पाता, जबकि बिचौलिया मुनाफा कमा लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी पूरी गारंटी नहीं मिल पाती है। फसल बीमा योजनाएं बनी, लेकिन कई किसानों को ना तो समय पर मुआवजा मिला और ना ही पूरी क्षति का आकलन हो पाया। छोटे और सीमांत किसान आज भी बैंक और साहूकारों के कर्ज के बीच फंसे हुए हैं। हमारी मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, फसल बीमा का भुगतान समयबद्ध और पारदर्शी हो, सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता दी जाए, किसानों को सस्ती दर पर खाद, बीज और बिजली उपलब्ध कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता है कि किसान को केवल सहायता नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा दी जाए। जब किसान मजबूत होगा तभी प्रदेश मजबूत होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो लगातार बाढ़ से प्रभावित रहने वाला क्षेत्र है। हर वर्ष बरसात का मौसम हमारे लिए भय और तबाही लेकर आता है। खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, घर गिर जाते हैं, पशु धन बह जाते हैं और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि अस्थायी समस्या बन चुकी है। हर साल राहत कार्य होते हैं, लेकिन बाढ़ रोकने के अस्थायी उपाय नहीं किए जाते हैं। इसमें मेरे क्षेत्र के किसान, मजदूर, महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि मेरे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए अलग से विशेष बजट का प्रावधान किया जाए। मजबूत तटबंधों, बांधों का निर्माण और मरम्मत हो सके, अस्थायी जल निकासी प्रणाली विकसित की जाए, बाढ़ पूर्व चेतावनी और आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, राहत पैकेज समाधान नहीं है,
समाधान है रोकथाम। अगर आज अस्थायी व्यवस्था पर निवेश किया जाए तो भविष्य में जान माल की भारी क्षति से बचा जा सकता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि मेरे क्षेत्र की इस पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए बाढ़ नियंत्रित हेतु प्रत्येक बजट की घोषणा की जाए। हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ की जो अपनी ग्राम सभा की जो सड़क है 2 किलोमीटर की सड़क है, डुमरियागंज की जब पुल जर्जर हो गया तो सारी भारी वाहनें उधर से गई और अभी तक मेरे ग्राम सभा बिथरिया भरोटिया की सड़क नहीं बन पाई है। धन्यवाद, जल्दी से खत्म कर लीजिए बस। और हमारे यहाँ जो अभी कह रहे थे नेता विरोधी दल, हमारे ही विधानसभा का मामला है, चाहे चौखड़ा का मामला हो चाहे सांबियापुर का मामला हो, वहाँ इस तरह से किया जाता है कि जैसे न कोई कानून है न कुछ, जब भी जहाँ चाहो जो बोल दो और कह दो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं महिला होने की वजह से मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वहाँ के लोग कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। एक मजार गिरा दिए, दूसरे मजार के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि हम लोग यहाँ आएंगे, पूजा पाठ करेंगे और हम इसको फिर से अपने कब्जे में लेंगे। वो पहले विषय आ चुका है, आप किसानों वाले पे फोकस कर लीजिए प्लीज। पहले आ गया वो, माननीय मंत्री जी देखेंगे जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय श्री अतुल प्रधान जी ने, श्री पंकज मलिक जी ने और शाहिदा खातून साहिबा ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा है, वो एक तो मैं कहना चाहता हूं कि न तो ये अविलंबनीय है, न अति महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पूरी कल्पना के आधार पर इन्होंने पूरे तथ्यों को रखा है। मैं सिलसिलेवार इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं मैं, और मैं ये समझूंगा कि कम से कम जो ये बात कह रहे हैं वो सुन करके जाएंगे, नहीं तो इनका अभ्यास ये बन गया है कि अपनी बात को कह देना और जब किसानों के हित की बात होती है तो सदन को छोड़ करके चला जाना। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बारे में ये जानकारी करेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को भी बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर से लेकर के अब तक, यानी जो रबी का सीजन चल रहा है जिसके बारे में आपने चिंता व्यक्त किया, 20,32,000 मेट्रिक टन यूरिया अब तक उत्तर प्रदेश में कल 23 तारीख तक खपत हुई है। 9,86,000 मेट्रिक टन डीएपी हम लोगों ने सुलभ कराई है, बिक्री हो चुकी है। एनपीके 5,45,000 मेट्रिक टन, एसएसपी 2,51,000 मेट्रिक टन और पोटास 99,000 मेट्रिक टन। इस प्रकार से 39,13,000 मेट्रिक टन 1 अक्टूबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में यह बिक्री किया गया है सहकारिता के पैक्स सोसाइटियों से और जो निजी लाइसेंसी हैं उन सबके द्वारा। राज्य में अभी भी बहुत सरप्लस मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइजर उपलब्ध है। 8,82,000 मेट्रिक टन यूरिया, 3,85,000 मेट्रिक टन डीएपी, 3,60,000 मेट्रिक टन एनपीके, 2,37,000 मेट्रिक टन एसएसपी और 66,000 मेट्रिक टन पोटास। ये सभी अनुदानित फर्टिलाइजर है। और जैसा आपने कहा कि चाइना से मात्र 10 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट होता था, ये ओमान से, मैक्सिको से, रसिया से, अनेक देशों से इसका इंपोर्ट होता है। बावजूद उसके सारी वैश्विक परिस्थितियों के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने किसानों के हित में लगातार फर्टिलाइजर की आपूर्ति कराई, 2014 से उसी रेट पर बरकरार रखा और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रही है, आने वाले दिनों में कराएगी और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि किसान के खेती के लिए हम उनको उपलब्ध कराएं। जहां तक आपने कुछ अपने जनपदों की बात करी है, आज की तारीख में जो वहां पर फर्टिलाइजर उपलब्ध है वो आपको बता देता हूं, मंडलवार बता देता हूं, जिला पूछेंगे तो जिला को भी बता दूंगा मैं। नहीं, उतना डिटेल तो लिखवा के दे दीजिएगा क्योंकि ये जी
बहुत परेशान है ना, इसलिए बताना बहुत जिला जरूरी लिखवा के है दे दीजिए कि इनके सवालों के माध्यम से वहां के किसानों को भी जानकारी हो जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। सहारनपुर मंडल में 25,865 मेट्रिक टन यूरिया आज की तारीख में है। डीएपी 15,447 मेट्रिक टन है और एनपीके 4,606 मेट्रिक टन है। आपका मेरठ मंडल के भीतर यूरिया है 53,468 मेट्रिक टन, डीएपी है 22,259 मेट्रिक टन, एनपीके है 10,640 मेट्रिक टन। आगरा मंडल की भी आपने चर्चा कर दिया था, इसलिए आगरा मंडल की स्थिति बता रहा हूं कि 40,956 मेट्रिक टन यूरिया आगरा में उपलब्ध है, 13,360 मेट्रिक टन डीएपी वहां पर उपलब्ध है, 24,288 मेट्रिक टन एनपीके वहां पर उपलब्ध है। ये मैं आपको ये भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग ने, जब आप कल नहीं है नेता विरोधी दल बाहर हैं, लेकिन कह रहे थे कि जब होता है तब आप लोग पुरानी सरकार की चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करना इसलिए जरूरी होता है कि आप लोगों ने पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया था, सहकारिता को पूरी तरह से बैठा दिया, 16 कोऑपरेटिव बैंकों की जमा पूंजी को आपने निकाल करके हजम कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से वो सभी 16 बैंकों को रिवाइव किया गया। जहां समितियों की जमा पूंजी आपने खा लिया, प्रदेश की 7,000 समितियों में से मुश्किल से 1,200 समितियां काम कर रही थी। आज हमारी 7,000 से ज्यादा पैक्स सोसाइटियां काम कर रही हैं और उन सारे सोसाइटियों पर उनका फर्टिलाइजर का वितरण हो रहा है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि सहकारिता के पास 3 जिले ही ऐसे हैं जिनके पास 1,500 मेट्रिक टन से कम यूरिया है। ये हमारी व्यवस्था है और लगातार उसके माध्यम से आगे जब मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सहकारिता ने अपने रिच को किसानों के बीच में पहुंचाई है और लगातार उनको फर्टिलाइजर कैसे पहुंच रहा है। हमारी ये कोशिश है। प्रदेश का मात्र 11 जिला ऐसा है जहां पर 200 मेट्रिक टन से नीचे है फर्टिलाइजर, अन्यथा सभी जगहों पर ऊपर है और 4,000 मेट्रिक टन से ये ऊपर फर्टिलाइजर है। इसलिए किसान को किसी प्रकार की दिक्कत वहां पर नहीं होगी। मैं जो आपने चर्चा किया, यूरिया पर भारत सरकार 1,231 रुपए से लेकर के 908 रुपए की सब्सिडी देती है। जो 266 रुपए 50 पैसे का बोरा है, उस बोरी के ऊपर उसका वास्तविक कीमत 2174 रुपए होती है, लेकिन भारत सरकार 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। अब वो सुनना नहीं चाहोगे आप। डीएपी 2745 रुपए में जो आती है उसको भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री 1,350 रुपया में उपलब्ध कराते हैं। एमओपी जो 1,871 रुपए की आती है, 71 रुपए 40 पैसे की सब्सिडी देकर के 1,800 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। एनपीके जो 2-3 वैरायटियां हैं, अलग अलग उनकी सब्सिडी उसके ऊपर निर्धारित है और 1,350 रुपए से लेकर के 1,850 रुपए में मिल रही है और उस पर 883 रुपए से लेकर के 974 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश का किसान अपने तेज गति से कृषि को बढ़ाया है। जिस गन्ना की आपने चर्चा किया, आपकी सरकार जब थी तो 23 लाख हेक्टेयर से भी नीचे 22 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मिलों की व्यवस्था को ठीक करा करके, लगातार भुगतान की व्यवस्था को ठीक करा करके आज ये परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि जब माता प्रसाद पांडे जी यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उस साल 18,000 करोड़ रुपए से कम का गन्ना मूल्य का बना हुआ था गन्ने का, जब आप मार्च में छोड़ करके गए थे। आज 34,000 करोड़ रुपए का गन्ना उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें खरीदती हैं और योगी जी की सरकार उसको निरंतर भुगतान कराती है। जी, प्रतिदिन फर्टिलाइजर इस पूरे
नवंबर महीने के भीतर यूरिया 40,000 मेट्रिक टन से लेकर के 56,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन बिका है। और इसी तरीके से डीएपी 4,000 मेट्रिक टन से लेकर के 10,000 मेट्रिक टन से ज्यादा पर डे उठी है। और एनपीके इसी प्रकार 2,000 मेट्रिक टन से लेकर के 4,500 मेट्रिक टन ये उठी है। तब जाकर के किसान अपना लगभग 100% बुआई कर पाया है। राज्य के भीतर पहली बार हम लोगों ने लगभग 10.5 लाख कुंटल फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बेच करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हम 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रहे हैं और तब तक बीज दिया जब तक कि किसान जो है वो लेने से मना न कर दिया। बड़ी पैमाने पर, हाँ सही कर रहा हूं मैं, तब तक दिया। आंकड़े नहीं, ये आप ये जो सही है उसको कह रहा हूं मैं। अभी ये बीज दूसरा, फूफे दूसरा। आप तो हमारे यहाँ जांच कराए थे, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। भैया आप क्या करते थे? आप बीज बांटते थे और एक साल तक किसान को अनुदान के लिए दौड़ना पड़ता था। उनके पैरों में किसानों के बेवाइया फड़वा दिया आपने। हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा कि हम एटसोर्स सब्सिडी कर देते हैं, जो सब्सिडी बाद में जाती है वो काट करके हम बीज देंगे। और जो आप 4.5 लाख कुंटल बड़ी मुश्किल बांट पाते थे, आज हम 10.5 लाख कुंटल बीज अनुदान का किसान को दे रहे हैं। हम लोगों ने पिछले इस साल दलहन और तिलहन के लगभग 12 लाख से ज्यादा मिनी के किसान भाइयों को सुलभ कराए और ये कोशिश किया है कि किसान दलहन की खेती की ओर आगे बढ़े, तिलहन की खेती की ओर आगे बढ़े और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उसको दिया। आपने गन्ना के बारे में आपने चर्चा किया। मैं गन्ना के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। आपके जमाने में 113 चीनी मिल चलती थी और आपको याद होगा नेता विरोधी दल जब शिशिर बजाज के लड़के ने फोन पर जब चुनाव आ गए थे 2012 के विधानसभा के, तो जो उनके भीतर जो कन्वर्सेशन हुआ था मोबाइल पर, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में मानी सुप्रीम कोर्ट तक गया, बजाज से कौन बैठ करके कमीशन तय कर रहा था, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। आपने अभी बजाज की बात कही है और वो पूरी मीडिया पर जो है उस समय जी टेलीविजनों पर, अखबारों में आपके कन्वर्सेशन लोगों तक पहुंचे थे। कई साल हो गए, लेकिन किसने पैदा किया बजाज को? बजाज जैसे डिफाल्टर कंपनी को पैदा करने वाले लोग आज उनकी बात करते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपके द्वारा बकाया किया गया गन्ना मूल्य जो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का था, उसका पाई का भुगतान कराया है। और जो आप एक गन्ना मूल्य को 3 बार में 3 किस्तों में पेमेंट करते थे किसान को, आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक बार में उसका भुगतान करती है, पूरा का पूरा उसका पैसा भुगतान करती है। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। आप 315 रुपए की जगह पर देते थे कितना किसान को? 280 रुपया देते थे, 280 रुपया देते थे, बकाया लगा करके छोड़ गए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 315 रुपए से बढ़ा करके आज 400 रुपया कुंटल गन्ना मूल्य दे रही है। योगी जी की सरकार ने ये जो अभी मिल चले हैं, जो इस पेराई सीजन का अब तक गन्ना की जो पेराई हुई है 11,869 करोड़ 53 लाख रुपए का, उसका 14 दिन का भुगतान बनता है 8,656 करोड़ रुपए, 7,370 करोड़ 47 लाख रुपया भुगतान करके 85.15% भुगतान करा गया। 85 इस पेराई सत्र का भी 85.15% भुगतान कर दिया। लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ बात कही जाती है, बिना किसी तथ्य और आधार के जो बातें कही जाती है, निकाल देंगे और विधानसभा के भीतर किसानों को निकाल देंगे, जो प्रयास किया जाता है, निकाल देंगे, बोल देंगे।
आप ही ने किसानों का कमर तोड़ा। माननीय मंत्री जी एक बात बता दीजिए, हमारी सरकार एक बात बताइए, आप बता रहे हैं ये बजाज फैक्ट्री है, हम भी गन्ना बोते थे। बजाज फैक्ट्री ने बस्ती और रुधौली ये सबों का पेमेंट नहीं दिया, 3-3 साल नहीं दिया। हम लोगों ने गन्ना बोना बंद कर दिया। उनका कहना यह है कि हम तब देंगे क्योंकि हम सरकार को बिजली सप्लाई किए हैं, जब हमारा बिजली का दाम दे देंगे तो हम आप गन्ने का दाम, इसको आप दिला पाए गन्ने का? को साफ कर दूं मान्यवर कि 3 साल का किसी भी चीनी मिल का गन्ना बता, अरे आप पता कर लीजिए, किसी का भी नहीं बाकी है। आप पता कर लीजिए, बजाज का पिछले साल का कुछ 100 करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन और रुपये बजाज में बार हस्ताक्षरी मत करिए, हम बता रहे हैं आपको जो है। अरे इसलिए कि आपका चट्टा बट्टा रहा है, आप जो है चुनाव के चंदे उसे वसूलते रहे हैं और उनको गैर तरीके से माननीय मंत्री जी और इसलिए आपको पॉइंट दे दीजिए। हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। माननीय मंत्री जी बस टू द पॉइंट खत्म कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी शॉर्ट में कर दीजिए क्योंकि अभी एक और बचा है पीडब्ल्यूडी का, शॉर्ट में कर दीजिए जी, खत्म कर दीजिए। काफी डिटेल में दे दिया आपने जवाब। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, अब क्या पूछना चाह रहे हो? तो बस हो गया, नहीं अब और नहीं, अब पीडब्ल्यूडी का आना है। आप बैठिए, आप बैठ जाइए। आप बैठिए। जब मंत्री, देखिए मंत्री जी बोल रहे हैं खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बैठिए। विरोधी दल ने मुझे 3-4 दिन पहले कहा अपने जिले के फर्टिलाइजर के संदर्भ में, और माननीय जय प्रताप सिंह जी ने भी मुझे जानकारी दिया, हमने जांच कराई और आज ही मैंने वहां के जिला कृषि अधिकारी मुजम्मिल को निलंबित कर दिया है, निलंबित करके सदन में आ रहा है। हम लोगों ने पिछले 6 महीने के भीतर 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया है। हमने यारा जैसे कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराया है आगरा के भीतर। यदि कोई टैगिंग करेंगे, बदमाशी करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून का पालन करने वाली सरकार है जी। और किसी को भी इस बात धन्यवाद माननीय मंत्री जी, वो गड़बड़ी करे। बैठिए माननीय मंत्री जी का जवाब खत्म हो जाए बस। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, हो गया ना भाई। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।